मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं सर। हमारे जो आज के अतिथि हैं डॉक्टर अनिल दत्त मिश्र जी से आग्रह है कि आप स्थान ग्रहण करें। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि स्थान ग्रहण करें और कुल सचिव महोदय से आग्रह है भैया थोड़ा सा कैमरा को मुताया। सारे लोगों से आग्रह है कि अपना स्थान आप ग्रहण कर लें। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। आज इस पावन अवसर पर जब हम इस भारत माता की भूमि में पैदा हुए दो सपूतों को, एक जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं और जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं, इस दो महान सपूतों को याद करने के लिए इस सभागार में एकत्रित हुए। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अनिल दत्त मिश्र जी। मैं इनका परिचय आपसे करा दूं। आप इसी पृष्ठभूमि के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, एक कृषक परिवार से हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से प्रारंभ हुई है, इसलिए आपको इस मिट्टी से अधिक लगाव है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। आपने गांधी दर्शन और साहित्य में विशिष्टता हासिल की है। आज आपके इसी विचारों को, इसी गांधी दर्शन को सुनने के लिए हम लालायित हैं, प्रतीक्षारत हैं। आपकी कृतियों में आपने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और विचारों से संबंधित करीब 1.5 दर्जन पुस्तकों को लिखा है। बहुत नजदीक से जानने का प्रयास आपने किया है। आपने महिलाओं और वैश्विक समस्याओं पर केंद्रित पुस्तकों का भी लिखा है। गांधी एक अध्ययन संबंधित चर्चित पुस्तक काफी चर्चा में रही। बहुत सारी कृतियां आपने पूरे अपने जीवन को समर्पित कर दिया है इस क्षेत्र में। हम इस क्षेत्र के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको सुनने के लिए हमें मौका मिला है। आप यहाँ आए हैं। आप ने जैसे ही गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया होगा, आपको यह अनुभूति हुई होगी कि इस मिट्टी में भी गांधी के सामाजिक विचारों की और गांधी के आंदोलनात्मक विचारों की पहल सुनाई दी। निश्चित रूप से आप अपने जीवन के एक अंश को यहाँ से भी समझ के जाएंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। यह कार्यक्रम हमारे मुखिया माननीय कुलपति महोदय के देखरेख में, उनके विचारों से, उनके दिए हुए
जो पहलू हैं उनसे हम प्रेरित होकर कर रहे हैं और यह मुझे बताने में बहुत गौरव अनुभव हो रहा है कि बहुत दिन से गांधी की जो प्रतिमा जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी, उस जीर्ण शीर्ण मूर्ति को हटाने की कल्पना, इस क्षेत्र की मांग, लोगों का विचार, प्रतिदिन इसकी चर्चाएं, आपने बड़ी गंभीरता से इसको देखा और बड़ी सूक्ष्मता से इस बात को समझने का प्रयास किया और आज आप उसको मूर्त रूप उसने को दिया आपने, यह निश्चित ही चिर स्मरणीय है। अधिकांश लोग सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि हैं उन अतिथियों का हम स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों को दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सर, हमारे अतिथियों ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मैं उन दो सत्य और अहिंसा के महारथियों को पुष्पांजलि आज भारत माता के दो शपूतों को हम याद कर रहे हैं। बड़े गौरव की बात है जब हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो अतिथि डॉक्टर अनिल दत्त मिश्र जी आए हैं, उनका स्वागत मिथिला की परंपरा के हिसाब से बाघ, लोकता एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए
कोशिश से मैं निदेशक भ्रष्ट शिक्षा निदेशालय प्रोफेसर ए.के. मेहता सर से आग्रह करूंगा कि हमारे मुखिया माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करें। किरण जी हैं उपस्थित। किरण जी आइए यहाँ। डॉक्टर किरण कुमारी दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से आग्रह है कि आप माननीय प्रतिकुलपति महोदय महोदया का स्वागत करें। डॉक्टर शंभू प्रसाद प्रभारी ग्रंथि संग्रहालय से आग्रह है कि हमारे कुल सचिव महोदय का स्वागत करें। और मैं निदेशक महोदय का स्वागत। संगीत एवं नाट्य विभाग अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है। Amen.
एवं नाट्य विभाग की प्रस्तुति। जैसे ही वैष्णव जन को देने कहिए हमारी आवाज या हमारी कानों में गूंजती है, हमें यह अनुभूति होने लगती है कि महात्मा गांधी सचित्र उपस्थित हो गए। ऐसा बड़ा रोमांचित करने वाली अनुभूति हमारी होती है। आज सत्य, अहिंसा और सादगी के प्रति दो महात्माओं की, एक गांधी जी और दूसरे हम सादगी के प्रति लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हैं। एक दार्शनिक, एक राजनीतिक आध्यात्मिक नेता, शिक्षाविद, सत्य अहिंसा के पुजारी और न जाने क्या क्या। तब तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर शायद ही यकीन करेगी कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति किसी समय इस पृथ्वी पर आया था। आज हम तहे दिल से इनको नमन करते हैं और अपने कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करते हैं स्वागत अभिभाषण के लिए। सर। ललित नारायण मिथिला विद्यालय दरभंगा के ज़ेरे तमाम बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर मुनक़िद इस तारीख़ी इजलास के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर अनिल मिश्रा साहब, मिथिला विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर एच.पी. सिंह साहब, माननीय कुलपति प्रतिकुलपति मोहतरमा प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहिबा, डिस्टेंस के डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक मेहता जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित सिंडिक सदस्य प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, बैजू बाबू, हम सबके अभिभावक तुल्य प्रोफेसर विनोद बाबू, साइंस डेन प्रोफेसर बी.एस. झा साहब, सामाजिक विज्ञान संघ का अध्यक्ष गोपी बाबू, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष प्रधानाचार्यगण, सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, अभी आप मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग, नाट्य विभाग के द्वारा भजन सुन रहे थे और उस भजन की धुनों में आप मग्न थे, खोए हुए थे। ऐसे अवसर पर मेरा यहाँ आना आपका खैर मकदम करना है, आपका स्वागत करना है। आज एक अन्य महापुरुष शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। बापू के जन्मदिन के साथ उनकी यौम पैदाइश एक तारीखी बाब है, इसलिए दोनों महान मानव को पहले नमन करता हूँ। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले अभी आप एक गाना सुन रहे थे, साबरमती के लाल ने कमाल कर दिया। मुझे कहने दीजिए कि प्रोफेसर एच.पी. सिंह ने आज कमाल कर दिया। तो ये कि अब तक हम बाबा कौम महात्मा गांधी यौम पैदाइश और यौम शहादत को अकादमिक रूप में नहीं मनाते। 30 वर्षों पहले जब गांधी सदन का उद्घाटन हुआ, उस वक्त से निदेशालय जब बना तो बापू की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति वहां रखी थी।
मुझे याद है कि उनके यौम शहादत के मौका पर जब माननीय कुलपति जी वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी यौम पैदाइश पर हम काश मूर्ति देखना चाहते हैं। और आज आप सब उसके साक्षी हैं कि काश मूर्ति का बापू के तय ये बड़ा सम्मान जरूर है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय का इतिहास का एक सुनहरा बाग भी बना है कि हमने बापू की खास मूर्ति स्थापित की। इतना ही नहीं, गांधी जयंती पर भजन करके चले जाते थे, लेकिन विश्वविद्यालय का काम असल जो है वो अकादमिक चिंतन पैदा करना है। उसके लिए गांधीइज्म, गांधी फिलॉसफी, गांधी के जीवन दर्शन पर अपने को एक मानक के रूप में स्थापित करने वाले प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा जी यहाँ आए। ये भी एक इतिहास है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। निदेशक जी भी, कुलपति महोदया भी इस कार्यक्रम को बनाने में जो दिलचस्पी दिखाई है, उनका मार्गदर्शन मिला है, उसके लिए भी हम मिथिला विश्वविद्यालय के परिवार को बधाई। देखिए, विश्व के इतिहास में चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के महापुरुष हो, वो इसलिए महापुरुष बन गए, ऐतिहासिक पुरुष बन गए कि उनका दर्शन व्यवहारिक था। वो खुद को लिटरेचर तक नहीं, कैरेक्टर में बदल दिया। गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, या दुनिया के अन्य महापुरुष हो, किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र के हो, राजनीतिक क्षेत्र के हो, मानक वही बने, पथ प्रदर्शक वही बने जिनका जीवन सिर्फ लिटरेचर नहीं रहा, कैरेक्टर का। गांधी लिटरेचर का नाम नहीं है, गांधी कैरेक्टर का नाम। इसलिए 1920 में जब गुजरात विद्यापीठ 18 अक्टूबर को स्थापना करते वक्त जो भाषण उन्होंने दिया, आप उसको पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा कि 1920 में गांधी जी ने भारत में कैसी शिक्षा चाही। आज नई शिक्षा नीति जब आई है, आप उसके देखने 60% हिस्से वही है जिस भाषण में गांधी जी ने 1920 में कहा। और उन्होंने अपने कैरेक्टर, अपने फिलॉसफी को अपने कैरेक्टर व्यवहारिकता में, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनकी जीवनी पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि उनका बेटा प्रधानमंत्री रहते हुए कार लेकर के रात में घूम गया। सुबह में उन्हें मालूम हुआ, अपने पीए को बुलाया, 14 रुपया जमा कर दिया। नहीं, हमारे बेटे के लिए कार नहीं थी, रात में चले गए थे, कितना किलोमीटर हुआ, लॉग लाओ, नोट किया, उस जमाने में कहा ये रात भर अनिल शास्त्री घूमते रहे, ड्राइवर ने बताया कितना किलोमीटर बताओ, 14 रुपया जमा कर दिया। तो ये था व्यवहारिक जीवन। इसलिए गांधी आज उनके लिए भी पूज्य हो गए जो गांधी को नहीं मानते। ये दुनिया के सभी महापुरुषों का कि वो अपने अहद में तिरस्कृत हुए, उन्हें नहीं माना गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ दुनिया को कबूल करना पड़ा, सजदा करना पड़ा। अल्लामा इकबाल से गांधी जी की एक मुलाकात हुई थी। गांधी जी ने इच्छा जाहिर की कि आप कोई ऐसा शेर कहिए जिससे लगे कि अल्लामा इकबाल के पैगाम देना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल ने छुपते कहा, मस्जिद को बना दी सब पढ़ में, ईमा के हरारत बालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। यानी हम सुनते हैं, जीवन पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में कितना शामिल करते हैं। ये मौका ऐसा है इस ऐतिहासिक अवसर पर काश मूर्ति की चमक काली मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों से बदलकर सुनहरे काश मूर्तियां आ गई हैं।
खास सुनहरा बाब लिखा गया है, शायद हम गांधी दर्शन को का शतांश भी अपने जीवन में शामिल कर सके। ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, राज अकीदत होगा। मैं उनके चरणों में अकीदत का फूल पेश करते हुए आपसे अलविदा करता हूं। निश्चित ही जैसा कि हमारे कुल सचिव महोदय ने कहा, उत्कला विश्वविद्यालय का एक ऐतिहासिक दिन है यह, जब हम लोग इस पर मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं और आगे इसको और अधिक विस्तार से कार्यरूप देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। पूरा विश्व इस दिवस को नमन कर रहा है। एक साधारण से व्यक्ति ने अपने असाधारण से कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व के विचार को बदल दिया। तभी तो कविवर सुमित्रानंदन पंत ने बापू के प्रति अपना उद्गार करते हुए कहा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समान। निश्चित बापू के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा है। अब मैं माननीय प्रतिकुलपति महोदया को आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने गांधी के विचारों को सुनने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पे उपस्थित हैं आज के समारोह की अध्यक्षता करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल दत्त मिश्र जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक महोदय प्रोफेसर मेहता, दर्शकता में उपस्थित हैं अभिषद और अनुषद के माननीय सदस्यगण, आदरणीय संकायाध्यक्षगण, आदरणीय शिक्षकगण, विभागाध्यक्षगण, सम्मानित अतिथियों, देवियों और सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, एक बार फिर सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं भारत राष्ट्र के आजादी के महानायक महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती के अवसर पर, साथ ही भारत के एक और महान पुत्र, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है, जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हम इन दोनों महान व्यक्तित्वों को नमन करते हैं और श्रद्धा अर्पित करते हैं। गांधी जी के बारे में सब कुछ जानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था और उनका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत और व्यापक था कि उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए हमें बहुत
परिश्रम करना होगा। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रह चुके श्री अनिल दत्त मिश्र जी उपस्थित हैं और वो गांधी जी, गांधी साहित्य और गांधी दर्शन के विशिष्ट विद्वान हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं और गांधी जी और उनके दर्शन, उनके कार्यशैली के बारे में हम उनसे कई अनजाने तत्वों को जान पाएंगे। सर, मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से और मैं अपनी ओर से भी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। गांधी जी के व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगता है वो था कि वो जो कुछ करते थे वैसा ही बोलते थे और जो बोलते थे वैसा करते थे। जैसा कि हम पाते हैं कि कई नेतागण या विशिष्ट व्यक्तिगण बोलते जो हैं वैसा उनका कर्म उससे मेल नहीं खाता है, लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी यही रही थी कि वो जो कुछ करते थे उसको खुल के बोलते थे, अपनी कमजोरियों की भी वो स्वीकारते थे और अपना काम वो खुद करना पसंद करते थे। मुझे एक बार चंपारण आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति से बात करने का मौका मिला था और उन्होंने कहा था गांधी जी रात में 1:30-2 अपना कपड़ा खुद साफ करते थे। गांधी जी उस समय बहुत विराट व्यक्तित्व के अधिकारी थे और कई लोग उनके काम में मदद करना चाहते थे, फिर भी गांधी जी अपना सारा काम, अपना सफाई, अपना कपड़ा धोना, अपना खाना बनाना, ये सारे काम खुद अपने हाथों से करना पसंद करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उनके राजनीतिक कार्यों के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी है और आगे भी चर्चाएं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीति में आध्यात्म को लाया और राजनीति को घृणा और हिंसा से रहित और अधिक मानवीय बनाया। उन्होंने दुनिया भर के कई महान नेताओं को बिना हिंसा के अपने स्वतंत्रता के लिए प्रभावित किया था। हम सभी जानते हैं कि 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। यह संकल्प अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता और शांति, सहिष्णुता और समझ और अहिंसा की संस्कृति को सुरक्षित करने की इच्छा की पुष्टि करता है। समय के साथ शोषण के खिलाफ संघर्ष का गांधीवादी तरीका अपने आप में एक राजनीतिक पद्धति में बदल गया और जिससे दुनिया भर के कई महान नेता हुए और वो भी करते हैं, जिनमें से मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। नेल्सन मंडेला का नाम हम सभी सुने हैं और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हुए बाद में। उसके पहले उन्होंने आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए कई काम किया और उसमें उन्हें वहाँ भी अंग्रेजी सरकार थी और कई यातनाएं उनको सहना पड़ा, लेकिन वो मानते हैं कि गांधी जी का अहिंसक पद्धति, गांधी जी का मनोबल बढ़ाने का जो तरीका वो उन्हें हमेशा सशक्त बनाया और उससे वो प्रेरित होते रहे। एक घटना गांधी जी के बारे में हम सभी जानते हैं, जो पीटर मैरिट्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 1893 ईस्वी में घटी थी। वो एक रेलवे स्टेशन है। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी फर्स्ट क्लास कमरे में बैठे थे
और वहाँ की सरकार की पुलिस ने उनको कमरे से जबरदस्ती उतार दिया और उनके सामान जो है वो प्लेटफॉर्म में गिरा दिए गए। इस घटना से नेल्सन मंडेला इतने आहत थे कि वो जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इसको सुधारना चाहा और 25 अप्रैल 1997 को अपने देश में उसी स्टेशन पे गांधी जी जिस मार्ग पे रेलवे का यात्रा किए थे उस मार्ग पे उन्होंने खुद अपने कुछ साथियों को लेके यात्रा की और उस कार्यक्रम का नाम दिया गया कि ये हम जो है हमने जो गलती हमारे देश में जो गलती गांधी जी के साथ हुई थी उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो फ्रीडम पीटर मैरिट्सबर्ग समारोह उस समारोह का नाम दिया गया और ये एक इत्तेफाक है कि उस समय गांधी जी के पोते श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी वहाँ भारत के राजदूत थे और उस कार्यक्रम में मंडेला के अपने शब्दों में जो कि इंग्लिश में था उसका एक रूपांतर मैं अपने लोगों से साझा करना चाहूंगी। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सहिष्णुता, आपसी सम्मान और एकता के जिन मूल्यों के लिए गांधी जी खड़े हुए और काम किया उनका हमारे देश के मुक्ति आंदोलन और मेरी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह सुलभ और राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयासों में आज हमें प्रेरित करते हैं। नए साउथ अफ्रीका के जन्म में गांधी के विशाल योगदान को उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा ये भारत के लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है जो इतिहास के सबसे क्षणों में खड़े हुए। तो ये एक विशाल व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला जो गांधी जी के साथ कभी काम नहीं किए थे लेकिन उन कार्यों से उनको इतनी प्रेरणा मिली कि अपने देश की आजादी के लिए वो गांधीवादी आंदोलन को ही अपनाया। इसी तरह से दुनिया के कई विराट व्यक्तित्व ओबामा ने भी गांधी जी के जो कार्य है उनके जो अहिंस आंदोलन है उसकी सराहना कई बार की है और हम तो विज्ञान के हैं तो और विज्ञान के गुरु अल्बर्ट आइंस्टाइन को मैं बहुत श्रद्धा से हमेशा याद करती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी गांधी जी को जो कार्य था उनका जो अहिंस आंदोलन था उससे प्रेरित होते रहे और उसे उन्हें स्वीकारा भी। तो आप सभी को एक बार मैं फिर से सबको नमस्कार करती हूँ और गांधी जी को भी श्रद्धा अर्पित करती हूँ। मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला इसके लिए आयोजक मंडली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने गांधी से संबंधित बहुत सारे प्रसंगों की चर्चा की। यह प्रसंग आपने युग पुरुष के रूप में गांधी को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तभी तो शिवमंगल सिंह सुमन की वो चार पंक्तियां याद आती है। इतनी सदियों के पुण्य फले तब तुम आए, धरती के जागे भाग्य मुक्ति के घन छाए। सौभाग्य हमारा हाड़ मांस का कंधर थे, अपने साही तुमको देखा चलते थे। और अब वक्त आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। हमारा आज का जो विषय है गांधी और राष्ट्रवाद। इस गांधी और राष्ट्रवाद पर अपने विचार रखने के लिए हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल दत्त मिश्र जी, जिनका परिचय हमने आपको प्रारंभ में ही कराया है। मैं उनके जीवन के अनुभवों को और गांधी और राष्ट्रवाद पर उनके विचार को सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
परम श्रद्धेय मिथिला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर SP सिंह साहब, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, रजिस्ट्रार साहब और निर्देशक साहब अशोक कुमार मेहता, आज मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहीं के मंच से आज मैं बोल रहा हूं। 1990 में पहली बार मैंने जीवन में गांधी पर भाषण दिया था। वह ऐसे विश्वविद्यालय जहां के कुलपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आंध्रा विश्वविद्यालय में मैंने पहली बार अपनी भाषण गांधी पर दिया था और ईश्वर की अनुकंपा यह सिलसिला जो है जारी रहा। मैं अपनी भाषण को प्रारंभ करने से पहले मैं कुलपति जी के लिए 2 पुस्तक लाया हूं। एक है कोटेबल कोर्स ऑफ गांधी, गांधी के किसी भी विषय पर 2-3 पंक्तियों में रखी गई है, उसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो भैया थोड़ा साइड हो जाइए। आज इसलिए भी मैं खुश हूं कि पिछले साल 2 अक्टूबर को सर मैंने 12 घंटे लगातार भाषण दिया और उसके बाद मैं बेहद बीमार पड़ गया, कोविड हो गया। 12 दिनों तक मृत्यु सज्जा पर मैं रहा और ईश्वर की कृपा से, मित्रों की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वचन से मैं पुनः जो है जिंदा हो गया। और उसके बाद पहली पब्लिक भाषण मैं 2 दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में राजेंद्र बाबू पर दी, जो इसी बिहार के थे। प्रश्न उठता है कि मेरा जो लेक्चर है वह गांधी और राष्ट्रवाद लेक्चर को मैंने 2 भाग में बांटा है। मैं 10 या 12 मिनट में गांधी पर बोलूंगा और उसके बाद राष्ट्रवाद पर। मैं मूलतः गांधी पर लिखता हूं पिछले 30 वर्षों से, उस पर रिसर्च करता। लेकिन हिंदुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि बहुत सारी घटनाओं को हम गांधी के साथ जोड़ देते हैं जो गांधी के जीवन में कभी घटा ही नहीं। मैं पहला एग्जाम्पल देता हूं कि कोई इस गाल में थप्पड़ मारे तो इस गाल को बढ़ा दीजिए। गांधी ने कहीं नहीं कहा, कहीं रेफरेंस नहीं मिला। दूसरा बात, संघ के लोग काफी एक वर्ग है जो गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो संघ के संस्थापक रहे हैं हेगड़ेवार साहब 1925 से लेकर 37 तक, वो गांधी के साथ रचनात्मक कार्य में कदम से कदम मिलाकर चले। ये गांधी की विशेषता है। दूसरा जो उनके कुलगुरु हैं दीनदयाल उपाध्याय, उस पर मैंने पुस्तक लिखा है और वह भी जो वर्तमान संघ के अध्यक्ष हैं। मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ की कमेटी की मीटिंग के बाद, वो मेरे बगल में मिल गए और मेरे पास गांधी और एजुकेशन किताब देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपने लिखा है। मैंने पुनः उस किताब को भेंट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे विषय पर भी कुछ लिख दीजिए। मैंने दीनदयाल को गांधी के करीब पाया और मैंने दीनदयाल पर पुस्तक की रचना की। दोस्तों, गांधी कौन थे? किसी शायर ने ठीक ही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। गांधी जैसे व्यक्ति हजार वर्ष में एक पैदा हुए। मिथिला तो विद्वानों की धरती रही है। यहां पर कभी शंकराचार्य को मंडन मिश्र जैसे विद्वान ने पराजित किया। पंडित विद्याधर कवि, जो जिनके यहां भगवान शिव स्वयं नौकर के रूप में थे कहा जाता है, इन दोनों पुरुष को मैंने देखा नहीं, उनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा। नागार्जुन जी से मिलने का मुझे दिल्ली
में मौका मिला जो यही के थे, और रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे, ये सभी लोग यहाँ के हैं। अब सवाल उठता है कि गांधी कौन थे? वो शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह मोड़ दिया। गांधी वाज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड एंड बटर। इंग्लैंड से पढ़ने के बाद उनकी वकालत नहीं चल रही। ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड एंड बटर। साउथ अफ्रीका जाते हैं, 21 साल साउथ अफ्रीका में रहे। मैं घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जब साउथ अफ्रीका से वो वापस आते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गया। और ये महात्मा वो स्वयं नहीं डिक्लेयर करते। आजकल महामंडलेश्वर वगैरह लोग स्वयं वो डिक्लेयर कर लेते हैं। भारत की जनता ने, भारत की प्रजा ने, विश्व की जनता ने उन्हें महात्मा के रूप में स्वीकार। किसी ने ठीक ही कहा है, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। मित्रों, बात निकली है तो दूर तरफ जाएगी। मैं कुलपति महोदय का शुक्रगुजार इसलिए हूं कि आप जहां भी रहे, आप नेशनल पीजी कॉलेज में बहुत लंबे समय तक प्रिंसिपल रहे हैं। बिल्डिंगें वहां की जर्जरा थी, और जब आप वहां से गए, 1910 की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आता है, उस विद्यालय को इन्होंने हिंदुस्तान के 10 कॉलेज के अंतर्गत ला दिया। ऐसे शख्स को मैं मानूंगा। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में भी बहुत सारी चीज परिवर्तित कर, आप जहां भी रहे हैं कुछ ना कुछ नयापन किए हैं। सर, लॉन्ग बैक इंडिया रिजेक्टेड गांधी, और आज आपने मिथिला विश्वविद्यालय में काशी की प्रतिमा को स्थापित करके पुनः विश्वविद्यालय में गांधी की अलग को आपने जगाने के लिए प्रयास किया है। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से, और मैं भी यहाँ का विद्यार्थी रहा हूं, मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं। गांधी कौन थे? प्रार्थना में ही कहा गया, ए पर्सन हु हैड हार्ट टू हेल्प द समवन इन डिस्ट्रेस, ही इज गांधी। मैं किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करता। दूसरा शब्दों में गांधी कौन थे? गांधी वाज ए क्रिएटिव पर्सन क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर हिमसेल्फ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू फॉलो। एक अति साधारण व्यक्ति, बहुत डरपोक गांधी, देखने में भी सुंदर नहीं थे, राइटिंग भी उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब साउथ अफ्रीका से वो आप वापस आते हैं 30 साल रहने के बाद, और लंदन में 3 साल रहते हैं, 24 साल वो विदेशों में रहे, और वापस जब आते हैं तो वही गांधी की लेखनी में वो ताकत है जिसके बारे में बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा कि वो बहुत सरल लिखते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत डीप होता है। सच सैया के दोहरे ओ नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करेंगे। ये गांधी की ताकत है। दूसरा बात, गांधी कौन है? वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने, जो दूसरे के दर्द को जानता है वह गांधी है। और हिंदुस्तान में प्रत्येक गांव में गांधी। सर, आज हम लोग ये प्रतिज्ञा लें कि बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय ए ग्रेड में नहीं है। दिल्ली में काफी चर्चा होती है, जब पूछते हैं कि किस विश्वविद्यालय से आप पढ़े हैं, तो जब मैंने कहा कि सीएम कॉलेज से पढ़े, तो सर ग्रेड क्या है इसका? यही आजकल पूछा जाता है। सर, यहाँ पर काफी शिक्षक बैठे हुए हैं, पूर्व शिक्षक भी बैठे हुए हैं, सब मिलकर मिथिला यूनिवर्सिटी के ग्लोरी को बहाल करें। मैं समझता हूं गांधी को याद करने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है। मैं अपनी बात लॉर्ड मैकाले से शुरू करूंगा, और यह पृष्ठभूमि बनाना इसलिए जरूरी है। लॉर्ड मैकाले कहते हैं
I have traveled across the length and breadth of India. I have not seen a person who is a beggar, who is a thief. Such a wealth I have seen in this country. I have seen such a high moral value, people of such caliber, that I do not think we will conquer this country unless we break the very backbone of this nation. और इसलिए मैं आज का जो अपना परिचर्चा का विषय रखा हूं राष्ट्रवाद। बैकबोन ऑफ द नेशन को ब्रिटिश एजुकेशन शिक्षा ने तोड़ दिया, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient system of culture. India think that all is foreign and English is good, greater than their own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want, truly a dominant nation. ये भारत इतना अमीर देश था क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअलिटी डोमिनेट करता। यही बात रामधारी सिंह दिनकर अपनी संस्कृति के 4 अध्याय में पढ़ते, उसे हमें पढ़ना चाहिए। एक और बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जॉन स्ट्रेची, वो कहते हैं कि भारत तो कभी राष्ट्र रहा ही नहीं है और राष्ट्र की परिकल्पना करना एक अपराध है। ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं, वो बहुत बड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं। विंस्टन चर्चिल का कहना था कि अगर हम भारत को आजाद कर देंगे तो भारत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न रेलवे चलेगी, न पोस्टल सर्विस ठीक से काम करेगा, पुलिस व्यवस्था सारा चरमरा जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष के लोग कभी गवर्न करना जानते ही नहीं। और ये सब चीज गांधी के सामने हो रहा है, वो सब चीजों को पढ़ रहा है। मेरा ये मानना है कि ये सभी लोग ना तो भारतीय संस्कृति को समझें, ना तो भारतीय लोगों को समझें, क्योंकि भारत एक विचित्र देश है और उसी विचित्र देश में गांधी जैसा व्यक्ति 1869 2 अक्टूबर को पैदा हुआ है। और देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार लुई फिशर क्या कहते हैं जब गांधी पैदा हो रहे हैं, अपनी पुस्तक में वो लिखते हैं, उसके बाद मैं अपने विषय पर जाऊंगा। वो कहते हैं कि थॉमस एडिसन बल्ब का निर्माण कर लिया है, फ्रेंच अपनी एनिवर्सरी मना रहा है, W.S. एलियट हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट बनते हैं और कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल उसी वर्ष के आसपास में लिखते हैं। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड और भारत पर शासन करती है, उस बीच गांधी का जन्म। मैं पूरे गांधी के दर्शन को 2 पंक्तियों में समाहित करने का कोशिश करूंगा। वो यह है, स्टेप बाय स्टेप गांधी रीच एट द पिनाकल ऑफ एग्जिस्टेंस वेयर नो वन एल्स एवर हैड रीच्ड। वो अति साधारण व्यक्ति है, अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से वो धीरे धीरे जो है ऊपर बढ़ते हैं। जब गांधी लिख रहे हैं, गांधी जब पढ़ रहे हैं, गांधी जब अपनी क्रियात्मक रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत के सामने 3 समस्याएं थी और आज भी जॉबलेस ग्रोथ है, एमलेस ग्रोथ है, रूटलेस ग्रोथ है। गांधी के पास ना तो धर्म सत्ता थी, ना कोई इकोनॉमिक पावर थी, ना तो धर्म पावर, लेकिन गांधी में इथिकल पावर था। गांधी कहता है, इट इज नॉट द ब्रिटिशर्स हु कॉन्कर्ड द इंडिया, रादर वी हैव गिवन देम। सर, हमारे यहां विद्वानों की कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चरित्र जो है वो काफी हरास हुआ है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जिस देश में चरित्र का ह्रास हो जाए, बड़े बड़े हम उपदेश देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम नैतिक नहीं, और यही कारण है कि भारत गुलाम हो गया। यही बात दीनदयाल उपाध्याय भी कहते हैं और सारे दार्शनिक। आज भारत को किस बात की जरूरत है? गांधी ने 22 अक्टूबर 1925 को कहा, The things that will destroy are politics without principle, pleasure without conscience, wealth without work, knowledge without character, business without morality, science without humanity, and worship without
सेक्रीफाइस। देखिए आज इसको भारत की बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं। कितना अच्छा तालाब है, मैं समझता हूं उसका सौंदर्यीकरण किया गया। जिसने भी करवाया उसकी सोच को हमें दाद देनी चाहिए कि उसने उस पोखरा को सुंदर बनाया। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, उस पोखरा को बनाने वाले जो इंजीनियर थे, अब उसने कैसा ईंट लगाया वह कुलपति या रजिस्ट्रार नहीं देख सकता। उसके लिए इंजीनियरिंग विभाग, उसका क्या दायित्व है कि उसमें जितने ईंट लगे वो अच्छे लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये चीजें देखा है। जब तक एक एक अधिकारी, एक एक व्यक्ति कदम से कदम मिलकर विश्वविद्यालय के साथ नहीं चल सकते, विश्वविद्यालय को एक ग्रेड नहीं मिल सकता। सुबह में मैं टेलीविजन में देख रहा था, 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 100% मार्क्स वालों का ही एडमिशन होगा। कैन यू इमेजिन? देश बदल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है वो ये है, गांधी इज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं गांधीज्म की बात नहीं कर रहा। यू मस्ट अंडरस्टैंड द रियल गांधी, जो कलेक्टेड वर्ड्स में लिखा गया है। गांधी को समझने के लिए 5 चीजें जानना बड़ा जरूरी है। ट्रुथ, सत्याग्रह, सर्वोदय एंड नॉन वायलेंस। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इन चीजों पर बात नहीं करूंगा। वर्ल्ड में 3 पैराडाइम है जिस पर पूरा का पूरा दर्शन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स चलता है। पहला व्यक्ति का नाम आता है डार्विन, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है। गांधी कहता है नो, ऐसा नहीं है। दूसरा व्यक्ति का नाम आता है कार्ल मार्क्स, जिसने इतिहास की दिशा को बदल दिया। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ क्लास। गांधी कहते हैं नो, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज हिस्ट्री ऑफ कंपैशन, लव। और यही भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। तीसरा व्यक्ति जो आते हैं फ्राइड, साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं सब चीज व्यक्ति जो करता है नेम फेम ईगो के लिए और सेक्स के लिए करता है। ऐसी बात नहीं। ये तीनों पाश्चात्य दार्शनिक, उसको गांधी ने चैलेंज किया और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की। एक छोटा सा पुस्तक है, प्रत्येक विद्यार्थी को, शिक्षक को, चाहे आप किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हो, धर्म के मानने वाले हो, पढ़ना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है हिंदू स्वराज। उसी पर आधारित मेरा राष्ट्रवाद का लेक्चर है। गांधी का जो यूनिकनेस है कि क्वेश्चन द फंडामेंटल, ये मेरा क्वेश्चन द फंडामेंटल। जब वो लंदन जा रहे थे, उनके जाति के लोग ने कहा कि आप 7 समुद्र को क्रॉस करेंगे तो इंप्योर गांधी हो जाएंगे। बालक 1 घंटे तक भाषण सुनता रहा और उसके बाद खड़े होकर वो कहते हैं मुझे जाति से निकाल दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं लंदन जाऊंगा शिक्षा लेने के लिए। क्योंकि शिक्षा क्या करती है? विजडम देती है। शिक्षा नॉलेज देती है और वह आपको विमुक्त करता है जन्म, मरण वगैरह वगैरह के बुद्धि के बंधन से। अगर शिक्षित आप नहीं होंगे तो आप संस्कारित नहीं होंगे, आप अच्छे नहीं बन सकते। गांधी की दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि ही पोटेंशिएट विजडम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। जो बात रामायण में, महाभारत में, वेद में, उपवेद में, पुराण में कही गई, उन्हीं को वो नए कॉन्टेक्स्ट में जन साधारण की भाषा में गांधी हमारे सामने करते। ये दूसरी विशेषता है। और तीसरी जो है वो यह है, गांधी गेव वॉइस टू द वॉइसलेस एंड पावर टू द पावरलेस। पूरे हिंदुस्तान में लगभग गांधी के अनुयायी बीएचयू का निर्माण किया गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया का निर्माण किया गया, गांधी ने स्वयं गुजरात विद्यापीठ का निर्माण किया गया, मुंगेर स्कूल खोले गए। पूरे भारतवर्ष में लगभग 50,000 स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खोले गए। ये गांधी की शक्ति थी। गांधी ने कहा ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, पूरे जीवन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसलिए उनके आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। वो सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे
और सत्य हमेशा, गांधी कहते हैं, बदलता है। गांधी आगे कहते हैं कि प्रैक्टिस एज यू प्रीच। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम जेबी कृपलानी एलएस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। शांति निकेतन में जब गांधी लंबे समय तक रुके हैं, वहां पर जेबी कृपलानी जाकर मिलते हैं और बापू से प्रश्न करते हैं, ये आपके अहिंसा सत्य से क्या होगा भारतवर्ष में, कौन सुनने वाला? गांधी बहुत देर तक सुनते हुए उन्होंने कहा कि मैं केवल इतिहास पढ़ता नहीं हूं, मैं इतिहास की रचना करता हूं, और तुम देखना कि मैं इसी नॉन वायलेंस के द्वारा भारत के इतिहास को बदल दूंगा। उसके बाद गांधी जी का टॉल्स्टॉय से पत्राचार हुआ और टॉल्स्टॉय भी अपने तरीके से रशिया में युद्ध लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे जारशाही को खत्म करने के। उन्होंने कहा कि गांधी सचेत रहो, बड़े इंपायर को अगर खत्म करना है तो ऐसा टेक्निक होना चाहिए जो परमानेंट हो, लोगों में हिंसा न हो। लेटर टॉल्स्टॉय लेटर टू हिंदू, उसका शीर्षक है, कलेक्टेड वर्ड्स में छपा हुआ है, बड़ी फेमस लेटर है। प्रत्येक भारतवर्ष को वासियों को गर्व से उसे पढ़ना चाहिए। उसमें सार ये, और गांधी वहीं से नॉन वायलेंस की तरफ बात करते हैं। आज देखिए, हम लोग गांधी से जो सीखने की बात है वो यह है, प्लीज कम आउट विद कोकून, अपने बंधनों को तोड़िए, और जब तक आप बंधन को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर इतने दिशाओं से प्रभाव डाला है कि मेरे जैसे कुछ व्यक्ति को 40 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंतर्गत उन पर प्रकाश डालना लगभग असंभव है। गांधी को आप माने या ना माने, लेकिन उनके आलोचक भी उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री गए हुए थे अमेरिका, भाषण में कहीं गांधी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब वहां के राष्ट्रपति लेते हैं कि भारतवर्ष से, गांधी से हमें सहिष्णुता का पाठ सीखना है, तब जाकर हम गांधी को याद करते हैं। आज भारत जो है, कहीं भी विश्व में आप चले जाए, गांधी उसके प्राय हैं। और जब मैं गांधी की बात करता हूं तो गांधी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, गांधी एज ए मोड ऑफ कंडक्ट की बात मैं करता हूं। गांधी बार बार कहता है कि मेरे सिविलाइजेशन का मतलब है मोड ऑफ कंडक्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं गांधी की बात आपके सामने कर रहा हूं। भवभूति एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो कहते हैं, who indeed can claim to know and understand the mind of the great, और यही बात गांधी के बारे में सत्य होती है। गांधी के बारे में पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। चर्चिल उन्हें कहते हैं हाफ नाइटेड सडिशियस फकीर। लॉर्ड वॉवेल कहते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और अंत में जिन्ना साहब कहते हैं कि ही वाज ए ग्रेट हिंदू। एमएस गोलवलकर, विधि सरवारकर कहते हैं कि ही इज ए नोबल सोल एंड प्रो मुस्लिम। ये सारे आरोप गांधी पर लगे हैं, अलग अलग बात करते हैं। लेकिन गांधी से स्वयं किसी ने पूछा कि आप क्या हैं? उन्होंने कहा, आई बॉर्न एज ए सनातनी एंड आई वांट टू डाई एज ए सनातनी। दैट वाज द पावर ऑफ द गांधी, दैट वाज द मैसेज ऑफ द गांधी। सर, जब भी आप कोई नया काम करते हैं, आप अकेला होते हैं। मैं आपको जानता हूं, आप जब नेशनल पीजी कॉलेज में भी संघर्ष किए थे तो आप अकेले थे, लेकिन जीत आपकी हुई। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन गांधी के बारे में कहते हैं, वन मैन आर्मी फोर्स। अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना ने जो कार्य नहीं कर पाया, वह गांधी आप करते हैं। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, 78 ईयर्स तक अंग्रेजों ने गांधी को जिंदा रखा, लेकिन हम
गांधी की हत्या की, बिकॉज गांधी क्वेश्चन द फंडामेंटल। और जब भी आदमी मूलभूत सवाल उठाता है, चाहे वो लोहिया हो या कोई भी हो, इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को भी मौत के, हिंदुस्तान में भी हमने दो प्राइम मिनिस्टर खोए हैं, अमेरिका में भी देखिए राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई, लेकिन गांधी जैसे व्यक्ति कभी मरते नहीं, वो राजघाट से बार बार जीवित होता है। और जब तक देश में अन्याय रहेगा, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न रहेगा, गांधी बार बार पैदा होंगे किसी न किसी रूप में, और वो आपके बीच में और मेरे बीच में मार्गदर्शन करेंगे। गांधी बड़ी छोटी छोटी बातों की बात करते हैं। आप सभी लोग शिक्षक हैं, मैं एक विद्यार्थी को जीवन में 500 रुपया से सहायता किया, आज वो दिल्ली में जज है, इसी मिथिलांचल का रहने वाला गरीब व्यक्ति। एक दूसरा झाजी थे, वो आए, सर नौकरी दीजिए, कहे सर कुछ हेल्प कीजिए। मैंने उसको 6 महीने दिल्ली में रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दिया। उसने कहा सर मुझे स्टेशन मास्टर बनने का सौभाग्य चाहिए, और वो आज मैंगलोर के पास में स्टेशन मास्टर है। मेरा आपसे निवेदन है, गांधी गांधी थे, आप अपने समाज के गांधी बनिए, आप अपने परिवार के गांधी बनिए, आप अपने विश्वविद्यालय के गांधी बनिए, जहां भी रहिए कुछ नया करने का कोशिश करिए। गांधी को मैं समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूं। विश्व को परिवर्तित करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। प्रसिद्ध फ्यूचरिस्टिक स्कॉलर आल्विन टॉफलर की 3 किताबें बड़ी फेमस हैं, द थर्ड वेव, टर्निंग पॉइंट एंड पावर सेट। तीनों किताब को जब आप पढ़ेंगे तो जिस्ट में वो कहता है, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, नॉलेज, वेल्थ एंड वायलेंस इज नेसेसरी। गांधी कहते हैं नो, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, नॉलेज भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, लेकिन नॉन वायलेंस चाहिए। और गांधी के नॉन वायलेंस में क्या ताकत है वो देखिए। गांधी यूज्ड सॉल्ट एज ए गन पाउडर टू ब्लो द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नमक सत्याग्रह जितना साधारण लगता है, पूरे भारतवर्ष से उसने डर को खत्म कर दिया ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट में। दैट वाज द पावर ऑफ द गांधी। कहा जाता है महापुरुषों के संकेत पर इतिहास बदलता है। आप गांधी के भी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। हमारे सामने युवा है, मेरा आपसे आग्रह है, नजरिया बदलो, जीना आसान होगा, जीने का नजरिया ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब मैं गांधी की बात करता हूं और राष्ट्रवाद की तरफ मैं अपनी बात को ले जा रहा हूं, तो आपसे पहला निवेदन है, प्रैक्टिस एज यू प्रीच। हिंदुस्तान अगर नैतिकता का देश है तो फिर यहां पर भ्रष्टाचार कैसे होगा? मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं पिछले साल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन में आया था। 20 व्यक्ति पीएचडी थे इसी बिहार के विश्वविद्यालयों से, और सर 18 व्यक्ति बोर्ड पर अपना पीएचडी का टॉपिक हिंदी में और इंग्लिश में ठीक से नहीं लिख सका। कहां हम नैतिक हैं? और फिर कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, यहाँ के लोग अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। शिक्षकों में नैतिकता लानी पड़ेगी, तभी देश और समाज जो है वो बदल सकता है। यह गांधी से हमें सीखना पड़ेगा। गांधी कहता है, थिंक डिफरेंटली, फाइंड द पर्पस, मीन्स विल फॉलो। गांधी फर्दर कहते हैं, प्रिजर्व द रिलेवेंट। रिलेवेंट चीजें जहां से भी मिलती है उसे आप स्वीकार करिए। डिस्ट्रॉय द इररिलेवेंट, चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, माता पिता हो, जहां से भी इररिलेवेंट चीज मिलती है उसको डिस्ट्रॉय करिए। और थर्ड जो कहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएट व्हाट इज नीडेड। केवल क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा। विश्वविद्यालय को गांधी जी की प्रतिमा की आवश्यकता थी और वो आप लोगों ने पूरा किया। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को हम साधुवाद देते हैं। तो कुछ न कुछ छोटे प्रयास जो है
जहां भी हैं, जिस पद पर हैं, हमें करना चाहिए। गांधी को जब हम समझने की बात करते हैं, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं लेक्चर को दूसरे पार्ट में ले जाता हूं। कहा जाता है कि मानव का मूल धर्म बनता है कि वो दूसरे मानव की सेवा बढ़ चढ़ कर करे। और हमारे यहां कहा गया है, अष्टादश पुराणे सु व्यासस्व वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय। लेकिन जब गांधी हिंद स्वराज लिख रहे हैं, उस समय भारत की पीड़ा को आप समझिए। 75 वर्ष होने जा रहे हैं आजादी के। किस तरह के लोग एमपी, एमएलए और ग्राम पंचायत बनते हैं, यह चिंता का विषय है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा। जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो कितने ईमानदार हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। इसी को तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं आई, भाई पर पीरा संग नहीं अधमाई। उसी को मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, मनुष्य है वही जो कि मनुष्य के लिए मरे। और गांधी का पूरा का काम मानवता के उत्थान के लिए, नैतिकता की प्रकाष्ठा के लिए उन्होंने किया। कहानी में कितना सुंदर ढंग से जयशंकर प्रसाद कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मित कर लो, सबको सुखी बनाओ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए, जो सच्चे अर्थ में गांधीवादी थे, बहुत विद्वान थे। उनके बारे में लिखा गया है कि परीक्षक से परीक्षा देने वाला ज्यादा जानता है। कितना ऑनेस्ट उस समय के शिक्षक रहा करते थे, आप समझ सकते हैं। आज कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो ऐसा लिख सके। कहीं ना कहीं नैतिकता का ह्रास हुआ है। और देखिए, जब वो गांधी को स्वीकार कर लेते, पहली बार जब गांधी से उनकी मुलाकात होती है, तो गांधी लिखते हैं अपने आत्मकथा में कि मैं उनको देखकर दंग रह गया कि मैं तो प्रैक्टिस करता हूं, 1 रुपया नहीं कमा पाता हूं, और राजेंद्र प्रसाद उस समय 500 रुपए जो है कमा रहे हैं। कितना जो है विस्तार से वो व्याख्या किए हैं। और गांधी के एक आह्वान पर चंपारण सत्याग्रह को सक्सेस करने में राजेंद्र प्रसाद जी की बड़ी भूमिका है। आप देखिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी जब गांधी की कहने पर वकालत छोड़ देते हैं, तो कभी भी उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया। जो गांधी कहते थे वो स्वीकार कर लेते थे। जब मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, तो सबसे पहले राष्ट्र शब्द का जो भारत है, कहा जाता है कि राष्ट्र नहीं। बहुत सारे पाश्चात्य कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, ऑक्सफोर्ड हिस्टोरियन मानते हैं, लेकिन पुराण में, वायु पुराण में पहली बार इसका विस्तार से व्याख्या किया गया, राष्ट्र शब्द का। दूसरी बात है वो ये है, जब भारत शब्द पर आते हैं तो इस पर 3 मान्यताएं हैं। पहला मान्यता यह है जैनियों का कि ऋषभदेव के भाई जो भरत थे, उनके नाम पर भारत पड़ा, लेकिन उसे कोई स्वीकार नहीं करता है, मैं भी स्वीकार नहीं करता। दूसरा जो मान्यता है वह है भरत नाम का एक राजा था, जिसके नाम पर भारत की या भारत राज्य की उत्पत्ति हुई या नाम रखा गया। तीसरा जो विचारधारा है, जिसमें दिनकर और मैथिली शरण गुप्त और दूसरे जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने लिखा है इस पर, रांगे राघव मुर्दों के किला में लिखते हैं कि भारत शब्द की जब हम शाब्दिक व्याख्या करते हैं तो भौ प्लस रथ, भौ से मतलब होता है ज्ञान और रथ का मतलब होता है धारण करने वाला। भारत वह प्रदेश है जो ज्ञान को धारण करता है, और इसी विचारधारा को गांधी आगे बढ़ाते हैं। आज पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे
तो नेशनलिज्म इज कॉम्बैट वर्ल्ड वाइड विद द वेंजियंस। पुनः राष्ट्रवाद प्रत्येक कोने में किसी न किसी रूप में अपने ढंग से आ रहा है। जब गांधी राष्ट्रवाद की बात करता है तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करता है, इमेंसिपेटरी नेशनलिज्म की बात करता है कि जब तक महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दलितों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, राष्ट्र की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर गांधी और अम्बेडकर का डिबेट होता है। तीसरी जो बात है वो यह है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो गांधी ने राष्ट्र के निर्माण के लिए, गांधी की सबसे पहले जो पुस्तक आती है उसका नाम है हिंद स्वराज, जो 1909 में आता है। बहुत पतली सी किताब है। गांधी दूसरा किताब जो लिखते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तीसरा जो किताब है वह है सर्वोदय, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। और अपने समय में गांधी हरिजन जो है गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसको पढ़ सके। इंडियन ओपिनियन का संपादन साउथ अफ्रीका में करते हैं वो राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। इंग्लिश में उसका संपादन होता है, तेलुगु में होता है, गुजराती में होता है और हिंदी में होता है। फिर भारत आने के बाद यंग इंडिया का वो प्रकाशन करते हैं, नवजीवन का प्रकाशन करते हैं गुजराती में और हिंदी में। जब गांधी राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो प्रजा कहते हैं, प्रजा सुप्रीम है। और उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो नेशन हुआ है, जो मैं समझता हूं गांधी के दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है। गांधी ने हिंद स्वराज में एक अल्टरनेटिव देने का प्रयास किया। और गांधी जब राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, तो सबसे पहले वो स्वराज्य की परिभाषा करते हैं। समय कम है इसलिए मैं संक्षिप्त में उस पर बात आपसे कर रहा हूं। वो कहते हैं स्वराज इज बेस्ड ऑन इनवर्ड फ्रीडम। वो कहते हैं स्वराज बिलोंग्स टू इंडिविजुअल एलोन। स्वराज मीन्स फ्रीडम फॉर ऑल, दैट इज द सर्वोदय। स्वराज इंटरनल vigilance on the part of individual, and last but not the least Gandhi said Swaraj involves equality, सभी व्यक्ति इक्वल है। और लास्टली गांधी कहता है स्वराज involves non violence। और जब वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो कहते हैं मैं जैन धर्म के नॉन वायलेंस को स्वीकार नहीं करता, यहां पर हमें करना चाहिए। और उसमें गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंस इज प्राइमरी एंड इनर रियलाइजेशन। दूसरा कहते हैं नॉन वायलेंस इज इंटरपेनिट्रेटेड विद ट्रूथ। और गांधी ने कहा पहले वो कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, आगे चलकर गांधी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड। और जब नुआखाली में थे, देश आजादी का जश्न में डूब रहा था और गांधी स्वतंत्रता दिवस में दिल्ली में नहीं थे, लाल किले पर नहीं थे, और तब किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज जो मेरा ईश्वर है वह लव है, कंपैशन है, हार्मोनी है। तो गांधी को इस प्रश्न में देखना चाहिए। और अंत में गांधी कहता है नॉन वायलेंस इज नॉट ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है लोगों को बदलने के लिए। जब मैं गांधी और राष्ट्रवाद की बात करता हूं तो गांधी का राष्ट्रवाद डिराइव कहां से होता है? समय कम है। गांधी राम शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। वह राम राज्य नहीं जो बीजेपी या आरएसएस करती है, वह राम राज्य जिसकी परिकल्पना तुलसीदास ने किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा कैसा हो जो मर्यादित हो, शक्ति भी हो तो मर्यादित हो। कृष्ण की बात वो करते हैं, बुद्धा की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं। मेघदूत जो तुलसीदास से इनकी क्या कहते हैं कालिदास की रचना है, उसका गांधी जिक्र करते हैं। फिर तमिल लिटरेचर का बात करते हैं, तेलुगु लिटरेचर की बात करते हैं और बंगाली लिटरेचर की बात करते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का
बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें राम की शक्ति परीक्षा की बात की गई है और उसका भी गांधी जिक्र है। जब नैरेटिव गांधी कर रहे हैं 1980s के आसपास में 85 में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे पहले भी स्वतंत्रता के प्रयास हुए। तुलसीदास जी ने भी प्रयास किया है कि अकबर का महत्व कैसे कम हो। उसके बाद देखिए गांधी से पहले तिलक महाराज गीता रहस्य की रचना करते हैं। प्रत्येक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, हिस्टोरियन को गीता रहस्य पढ़ना चाहिए। यहां पर एक जब गीता रहस्य की रचना कर दिए हैं लोकमान्य तिलक, जेल से उन्हें छोड़ा जा रहा था और उनके ग्रंथ को नहीं दिया जा रहा था जेलर के द्वारा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। तो तिलक ने क्या कहा? यू कैन इनस्लेव मी बट नॉट माइंड। यह भारत की परंपरा रही है। मैं बाहर जाऊंगा एंड आई विल रीप्रोड्यूस व्हाट आई हैव रिटन। यह भारत की ताकत रही है। गांधी ऐसे शक्ति का प्रतीक है। तिलक साहब, लाल बाल पाल साहब, जब हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उनमें 3 कॉम्प्लेक्सिटी होती है और गांधी उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। भारतवर्ष में अहम बहुत ज्यादा है। हम विद्वान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन तरह तरह के अहम को पालते हैं। आप विदेशों में चले जाए, वहां के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को देखिएगा, बहुत कम सुरक्षा में आम जनता की तरह रहता है। आज प्रधानमंत्री के पद से जाते हैं, अपने फ्लैट को आधे घंटे के अंदर खाली कर देते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रवाद में गांधी के समय जो चिंता थी, वह पहला था आइडेंटिटी ऑफ बीइंग इंडियन, दूसरा था रिलीजियस आइडेंटिटी। हम धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। तीसरा जो है वह है लैंग्वेज आइडेंटिटी, और उसी के तहत में पंजाब, हरियाणा, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र का विभाजन हुआ। इस तरह की चीजें आज भी चल रही है। इंटरनल डाइवर्सिटी है, वह भी राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। हिस्टोरिकली अगर हम इंडियन नेशनलिज्म को देखें तो उसमें 3 चीजें बहुत सामने उभर कर आती है। पहला है इंक्लूसिवनेस। सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को हम भारत से निकाल दें, और उसमें चाहे गरीब, अमीर, सभी लोगों का योगदान रहा। शिक्षक बंधुओं का योगदान रहा, सभी लोगों का योगदान रहा। यह पहला विशेषता है। फॉलोड बाय पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। जितने भी लोग हुए, चाहे तिलक हो, गांधी हो, अंबेडकर हो, पंडित नेहरू हो, सभी लोगों ने इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया। तीसरा जो विशेषता है वो यह है सिंकिंग। जो हमारी आइडियोलॉजी थी उसको हम खत्म करके भारत को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया, और उसमें गांधी और उनका नेतृत्व आगे रहता है। जब मैं गांधी और राष्ट्रवाद की बात करता हूं, गांधी ने 7 मुख्य बिंदु राष्ट्रवाद के बारे में रखा है। ये जो 7 बिंदु आते हैं वो हिस्टोरिकल लीगेसी से आता है। वो गांधी का केवल नहीं है, जो भारतीय इतिहास में है उसको गांधी हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पहला कहते हैं गांधी कि मेरा जो राष्ट्रवाद है वो इनकॉर्पोरेशन है, उसमें सब कुछ समाहित है। कोऑपरेटिव नेशनलिज्म की बात गांधी करते हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, सबके सबको वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि गांधी के मरने से 200 दिन पहले की उनकी राइटिंग्स को आप पढ़िए। एक एक वर्ड जो है वो इंस्पिरेशनल है, प्रत्येक भारतवासी को पढ़ना चाहिए। दूसरा गांधी कहता है कि मेरा जो राष्ट्रवाद है उसका पहला प्रयास यह है कि भारत को कैसे हम गुलामी की जंजीर से मुक्त करें। गांधी से पहले
ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहुत सारे संत हुए, उन सभी लोगों ने प्रयास किया, विवेकानंद ने प्रयास किया, योगानंद शास्त्री जी ने प्रयास किया। सबका यह था कि काश मैं आजाद भारत को देख सकता। अमेरिका में भी यही बात विवेकानंद कर रहे हैं। तीसरा जो गांधी कहते हैं कि मेरा जो राष्ट्रवाद है, कलेक्टिव असर्शन ऑफ ऑल कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑल स्ट्राटा ऑफ द पीपल। और इसलिए आप देखिएगा जो 34 में भी गांधी यहां आए हैं, वो हरिजन टूर पर भारत में होते थे और पैसा वो कलेक्ट करते थे। जो दलित स्कॉलर हैं वो अज्ञानता बस यह आरोप लगा देते हैं कि गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि अंबेडकर से ज्यादा दलित उत्थान के लिए अगर कोई किसी ने काम किया तो वो गांधी। वो अभी एक डिबेट का विषय हो सकता है जब गांधी की राष्ट्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। चौथा, गांधी कहते हैं कि मेरा जो राष्ट्रवाद है वो सेकुलर है। और जब सेकुलर शब्द गांधी कहता है, वो कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत हो सकता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वगैरह वगैरह, ये आपका व्यक्तिगत मान ये है। लेकिन राष्ट्र जो है वो सभी धर्म को माने, स्वीकारे। और यहां पर वो वेस्टर्न स्कॉलर से डिफर करते हैं। आप यूरोप चले जाइए, या तो प्रोटेस्टेंट राज्य मिलेगा या कैथोलिक मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते हैं, दोनों में कंट्राडिक्शन है। और गांधी इन सभी को एसिमिलेट करने की बात करता है। और इसलिए नाथूराम गॉडसे जैसा व्यक्ति गांधी की हत्या करते हैं। पांचवा जो आता है, गांधी नेशनलिज्म है इंटरनेशनल वर्टोन। वो कहते हैं भारतीय राष्ट्रीयता को अंतरराष्ट्रीयता के साथ समाहित करें। और ये हमारे यहां पहले से बात आ रही। अजन निरह परो बेटी गणना लघुके साम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये गांधी की बात नहीं है। गांधी स्वयं कहता है कि मैं जो लिख रहा हूं, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पहले से था, उसे मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूं। छठा, गांधी कहते हैं कि इट वाज ए कम्युनिटेरियन अप्रोच रेदर देन सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स। और वो कहते हैं इट इज अ मोड ऑफ कंडक्ट। भारत का जो राष्ट्रीयता है वह प्रतीक। और अंत में गांधी कहते हैं माय नेशनलिज्म इज फर्स्ट बेस्ड ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस। इसलिए गांधी का जितना देखिएगा सारा का सारा चीज वो क्या करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं Gandhi motivated mass, inspired the masses and the vice versa. Lastly, आज जो जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो तीन समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हमारे सामने इतिहास और इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। इक्विटी अमॉन्ग नेशंस, धनी व्यक्ति और धनी हो रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये पूरे विश्व स्तर पर चला आ रहा है। जो सामाजिक आंदोलन है वो समाप्त होते जा रहे हैं। इक्विटी विद द कंट्री ऑल्सो। बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन बिहार में विकास को अगर आंध्रा के और तमिलनाडु के विकास में देखिएगा तो आप कहीं विकसित हैं ही नहीं, कहीं विकसित नहीं है, किसी भी मायने में नहीं विकसित। तीसरा है वो है इक्विटी बिटवीन जनरेशंस। And last but not the least, equity between economics, ecology, science and spirituality. अंत में जब मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं तो गांधी कहते हैं मेरा राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद कंससनेस है, लोगों को जागृत करने का है, लोगों को प्रेरित करने का है, लोगों को उत्साहित करने का है, लोगों को बदलने का है। और अंत में गांधी कहते हैं कि मेरा जो राष्ट्रवाद का उद्देश्य है वह है हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड लाइफ, बिटवीन विजडम एंड हैबिट, बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, बिटवीन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बिटवीन विल एंड नेचर। जब तक ये नहीं कहेंगे, और ये बात कहां से लेते हैं, भट्टियारी से लेते हैं। इसलिए गांधी का जो राष्ट्रवाद है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड इंडियंस, अगर जिस्ट में हम कहें
अंत में किसी ने ठीक ही कहा है, ए नेशन मस्ट बी रूल्ड बाय द बेस्ट पीपुल और इट विल पेरिश। और आज कहीं ना कहीं इसके प्रति इसलिए अंत में मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। इतनी गांधी पर चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं कितने अपने आप को जानता है वो लिख रहे हैं। देखिए, ये पत्र है गांधी का, 1 अप्रैल 1947। ये पत्र हमें पढ़ना चाहिए। काफी विश्वविद्यालयों में अब ये प्रकाश में आया। गांधी कहता है, इतना महान व्यक्ति, भारत की आजादी मिल जाता है और तब वो लिखते हैं देश आजाद होने के बाद, नो वन लिसन टू मी anymore. I am a small man. True, there was a time when mine was a big voice. Then everybody obeyed what I said. Now neither the Congress nor the Hindu nor the Muslim listen to me. Where is the Congress today? It is disintegrating. I am crying in bitterness. और आज गांधी जो है करा रहा है, मैं हमेशा अपने भाषण में कहता हूं कि now we are importing गांधी। सर, जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी पर जितनी बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी गांधी पर किताब लिखे हैं, उनको छोड़कर, काका खालेलकर को छोड़कर, जो उनके कंटेम्पररी जितनी भी बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं, एक भी भारतीय द्वारा नहीं लिखा गया है। सभी के सभी विदेशी स्कॉलर लिखे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब गांधी पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाकर इंडिया के मैनेजमेंट स्कूल में इथिक्स की बात आई। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने ही लोगों को भूल जाते हैं। इस मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं अकेला ही चला था, जानिए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता। आप जहां भी रहिए, जिस पद पर रहिए, कुछ न कुछ नयापन जरूर करती है। एक कहानी कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं इसी अर्शवाई दरभंगा जिले के अंदर ही समस्तीपुर आता था, वहीं मैं पैदा हुआ। दादाजी कभी दरभंगा महाराज के जमींदार थे, उन्होंने स्कूल बनाया, बहुत सारे चीज किए, लेकिन मैंने बचपन में गरीबी को बहुत देखा। दरभंगा की गलियों में मैंने गरीबी देखा अपने स्कूल के और कॉलेज के दिनों में। लेकिन मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने एक वाक्य कहा और वही मेरे जीवन को बदल दिया। नदी की तरफ मत देखो, उसमें कूद जाओ। अगर क्रॉस कर गए तो तुम जीत जाओगे, नहीं तो डूब कर मर जाओगे। डेली तो तुम मरते ही। कभी अपने विचारों से, कभी अपने उसूल से समझौता नहीं करना चाहिए। डटा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने देना पड़ता है। हम यहां रहे या ना रहे, और आज मुझे गर्व होता है कि मैं आप ही के विद्यालय का छात्र रहा हूं, विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। मैं विश्वविद्यालय कभी नहीं आया था, सीएम कॉलेज से बाहर मैं इधर कभी आया ही नहीं। देखिए, मुझे देखने का मौका मिला, सुबह में मैंने काफी घूमा, लेकिन आज मुझे गर्व इस बात का है कि मैं चाहे कैम्ब्रिज जाऊं, ऑक्सफोर्ड जाऊं, मेरा किताब रीडिंग गांधी वहां के लाइब्रेरी में मिलती है। और सारा श्रेय जो जाता है, जो आपने पढ़ाया, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए वसीर वद्र की पंक्ति से, क्योंकि आमा इकबाल साहब को आपने जिक्र किया, तो मैं वसीर वद्र की पंक्ति से मैं समाप्ति करूंगा। उन्होंने कहा, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।
गांधी बने। आपके विचारों के साथ गांधी, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, एक छोटा सा अनुभव अगर अध्यक्ष की अनुमति हो तो बताऊँ। हमारा जो गांधी संग्रहालय है, बहुत सारी तस्वीरें उसमें लगी हुई हैं और एक समय था जब बच्चे उसमें पर्यटन के नाम पर विजिट करने आते थे। बच्चों की तो दूर, शिक्षक भी पूर्ण रूप से गांधी के बारे में बताने में अक्षम है। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि भाई देखें आखिर हम जिस गांधी को किताबों में पढ़ रहे हैं, जो शिक्षकों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, वह केवल रख रहे हैं या गांधी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बच्चों में अभी भी लालसा है, उत्सुकता है कि गांधी को समझे, उन्हें अवसर नहीं मिला। क्या हम यह अवसर उन तक मुहैया करा सकते हैं? इसी एक उम्मीद के साथ मैं अपने आज के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले माननीय कुलपति महोदय, अध्यक्ष जो हैं, से आग्रह करता हूं कि आप आएं और मार्गदर्शन दें। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में, ज्ञानप्रद कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता, मिथिला के सपूत विद्वान आदरणीय अनिल दत्त मिश्र जी को सुना हम सब ने, मंच पर बैठी हुई प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय की कुल सचिव महोदय, निदेशक दूरस्थ शिक्षा, सामने बैठे हुए आदरणीय बैजू बाबू, आदरणीय विनोद चौधरी जी, हम सब के अग्रज आदरणीय विनोद सिंह जी, आदरणीय जयशंकर मिश्र जी, गुरु जी, डीन साइंस, डीन ह्यूमैनिटीज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अनेक विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक साथी, अधिकारी साथी, उपस्थित विद्यार्थीगण, प्राचार्यगण, आचार्यगण, भाइयों बहनों, मीडिया के, आज का दिन सामान्य तरीके से नहीं, जैसे कहा जाता बहुत सुंदर दिन है, उससे अतिरिक्त कुछ हुआ है। आज के दिन भारत के दो सपूत, जिनका नाम लेने से रोमांच होता है, जिनके बारे में सोचने से कुछ सामर्थ्य बढ़ती है, स्मरण करने से कुछ ऊर्जा मिलती है कि कैसे कैसे विकट परिस्थितियों में एक आंदोलन खड़ा किया, एक रचना दी, एक संरचना दी, एक मूर्त ऐसे बापू जी का, आदरणीय शास्त्री जी का जन्म जयंती समारोह है, जन्म जयंती दिवस है। हम सब उसके भागीदार हैं, इसको मना रहे हैं, श्रद्धापूर्वक उल्लासपूर्वक। मैं नमन करता हूँ ऐसे सभी को, आप सभी का आदर सत्कार करता हूँ कि आप इसमें शामिल हैं, इस कार्यक्रम में आज के दिन मिथिला विश्वविद्यालय ने 4 काम किए हैं, जो गांधी को साहित्य से निकाल करके एक्शन दिया। नंबर 1, राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र छात्राओं ने एक स्वच्छता अभियान परिसर में शुरू किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में आज एक प्रातः कालीन काम किया, एक अद्भुत काम किया जो स्वच्छता को अपने हाथ में गांधी के दर्शन को साकार किया। दूसरा काम, गांधी की प्रतिमा को, कांस्य प्रतिमा को, किसी भी रूप में गांधी गांधी है, उस प्रतिमा को, एक सुंदर प्रतिमा को आज उस स्थान पर स्थापित किया गया कि गांधी सदन के नाम से विख्यात है, जहां पर महात्मा गांधी ने विश्राम किया। और तीसरा काम, ये चीजें यादगार में रहें तो रहें, लेकिन साहित्य का हिस्सा भी बने, आगे भविष्य का आधार भी बने, शोध छात्रों के लिए एक सुविधा भी पैदा हो। आगे किसी को गांधी पर अध्ययन करना हो तो एक बहुत बड़ा साहित्य, प्रचुर साहित्य मिले उसे, इस आशय से
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में गांधी पर एक सेक्शन आज खोला गया है। और पहले से जो किताबें गांधी की उसमें उपलब्ध थी वो तो है ही, लगभग 15 लाख मूल्य की और किताबों का एडिशन ऐड-ऑन उसमें किया गया है। मैं समझता हूँ कि गांधी दर्शन पर इतना बड़ा सेक्शन शायद किसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध हो, जो बिल्कुल गांधी के लिए कोना दे रहा है, एक कॉलम दे रहा है, एक क्लास दे रहा है, एक कैटेगरी दे रहा है कि जो रिसर्च है वो गांधी पर खुल करके, क्योंकि गांधी साइंस से भी जुड़े हैं, गांधी अर्थशास्त्र से भी जुड़े हैं, गांधी राजनीति से भी जुड़े हैं, समाजशास्त्र से भी जुड़े हैं, धर्म से भी जुड़े हैं, सद्भावना से जुड़े हैं, पीस से जुड़े, किससे नहीं जुड़े हैं? अगर गांधी को देखा जाए तो किससे नहीं जुड़े हैं? उसके लिए इस सारे विद्यार्थियों को किसी भी रूप में अगर वो स्टडी करना चाहते हैं, अपनी सोच कल्पना को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको कहीं और ना जाना पड़े, यहीं पर उनको पुस्तकों का आपार समुद्र मिल सके, जिससे वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके। ये तीसरा। और चौथा काम आज के दिन इसी धरती पर, इसी धरती के अद्भुत विद्वान जो धरती पर यहाँ के जाने जाते या नहीं जाने जाते मैं नहीं जानता हूँ, कम जाने जाते होंगे यहाँ। आज पहली बार आप में से बहुत से लोगों ने अनिल दत्त मिश्र जी को सुना होगा, लेकिन मैं 15 वर्षों से अधिक वर्षों से अनिल दत्त मिश्र जी को, अब तक मैंने अपनी धरती पर बिहार के सपूत का स्वागत किया, मिथिला के लाभ का। आज मिथिला की धरती पर मिथिला के सपूत का स्वागत मैं कर रहा हूं आपके मध्य में। उनके जाने वाले चीजें वही हैं, स्वागत मैंने ही किया है मिथिला के सपूत का, वो उत्तर प्रदेश में किया, लखनऊ विश्वविद्यालय में किया, नेशनल कॉलेज में किया, आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला के विद्वान का स्वागत करना, ये अवसर मुझे एक बात जानने और समझने की है। अभी जितनी गहराई में आप जाएंगे अनिल दत्त मिश्र के बारे में, तो हिंदुस्तान के अगर 10 विद्वान गांधी दर्शन पर होंगे, बुजुर्ग हो सकते हो, लेकिन इस तरह से युवा विद्वान आपको शायद एक ही दो मिलेंगे, उसमें अनिल दत्त मिश्र। जब ये चेतना बनी कि क्या कार्यक्रम की योजना बनेगी, उस समय जब डायरेक्टर दूरस्थ शिक्षा मेरे पास आए कि मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो 2 तारीख की रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप किसी विद्वान का एक एकल व्याख्यान भी गांधी दर्शन पर करें। और मैंने ये छूट आपको दी कि आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। तो निदेशक महोदय ने कहा आप ही जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर लें, ये एक दायित्व आप ले लें। तो मैंने तुरंत मिश्रा जी को फोन लगाया और 2 तारीख के लिए आपकी अनुमति दी कि आप कुछ दिन रहें, आपकी धरती पर आप पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी बात और आपसे शेयर कर दूं, कहानियां चलती हैं, उन कहानियों का मूल क्या बनता है ये खोजिए तो शायद मिलता नहीं मिलता, लेकिन अगर विद्वता की बात आती तब भी ब्राह्मण का नाम आता है, और निर्धनता की बात आती तब भी ब्राह्मण का नाम आता है। जो कहानियां बनती हैं तो विद्वान ब्राह्मण था या निर्धन ब्राह्मण था, क्यों था ये प्रसंग अलग होगा, चर्चा आपसे करेंगे। हमने इस पर कुछ विचार किया है, सोचा इसको तो चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन एक गरीब ब्राह्मण का जिक्र आता है कहानी में, कहानी ऋणात्मक है कि वो निर्धनता के नाते अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहां का महाराजा दान देता रहता है, तो उस दान की लाइन में वो भी लगता है और उसको भी यथारूप जैसे सबको दान मिलता है उसे भी दान मिलता है, बाकी सब तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण जो गया था दान पाने के बाद भी प्रसन्न नहीं। तो जो मंत्री जी थे राजा के सहदेव थे, उन्होंने इसको फोकस किया, गौर किया और ये जानना चाहा कि ये क्यों नहीं खुश हुआ दान पाने के बाद। तो बुलाया गया दोबारा उसे राज दरबार में और लगा महसूस किया राजा ने कि शायद कुछ कम दिया है और दे दीजिए। तो महाराजा ने उसे अकेले बुला करके अपने दरबार में और दान दिया।
तब भी उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। अब महाराजा के मन में प्रश्न हुआ कि दान इतना देने के बाद भी प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? दान ही तो चाहिए था गरीब ब्राह्मण को, और क्या चाहिए था? तो उससे पूछा गया। दरबार में बड़ा प्रश्न आया कि क्यों, क्या कारण है? तो उसका जवाब जो था वो जानने वाला है, वो आपके लिए भी असली बिंदु है इस कहानी का। उसने जवाब ये दिया कि ऐसा दान, ऐसा सम्मान जो बाहर मिल रहा है, जिसे कोई देखने वाला हमारा नहीं है, ऐसे सम्मान को लेकर हम क्या करेंगे? अर्थ कुल इतना है कि विदेश में बाहर हमें कुछ भी सम्मान मिल जाए, किसी मात्रा में मिल जाए, प्रचुर मात्रा में मिल जाए, लेकिन मेरा कोई ना दोस्त देखने वाला है जो प्रशंसा करे, और ना कोई दुश्मन देखने वाला जो जले। ऐसे सम्मान को, ऐसे धन को लेकर के हम क्या करेंगे? ना कोई हमारा दोस्त बना, ना कोई हमारा दुश्मन बना। आज के दिन इस क्रम में मैं भी जब लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति बना, वहीं का विद्यार्थी रहा, तो मन में वो जगह कैसी थी, इसलिए थी। यहाँ बन गया कोई बात नहीं, न मेरा कोई दोस्त है, न मेरा कोई दुश्मन है, मैं जो भी करूँ वो बैरागी की भाव में है। लेकिन लखनऊ में जो मैं करता था, मुझे सम्मान मिलता था, तो मित्र तो प्रसन्न होते थे, लेकिन दूसरे साथी भी थे। ये हर जगह होता है। आप कभी महसूस करेंगे दिल से, ये बातें आपके मन में आएंगी और कहीं ना कहीं जहन में आएंगी और कहीं ना कहीं आज खुशी इस बात की है कि आज मिश्र जी ने खुद ही कहा कि वो कभी विश्वविद्यालय तक नहीं आए थे, यहीं पढ़ते थे, यहीं रहते थे, यहीं कलियों में रहते थे, आज विश्वविद्यालय तक आए और अपने उन महान गुरुओं के साथ आपका उद्बोधन हुआ। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितना सम्मान मिश्र जी को मिला होगा, उससे ज्यादा सम्मान आज आपको अनुभव होगा। इस कहानी के नाते में इस बात को और बहुत भावी भी हूँ। इसलिए रही बात जो विषय है, इस विषय पर आने की और विषय को समझने की, तो दो शब्दों में या दो तथ्यों के रूप से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर एक बात ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में लीडरशिप के स्टेजेस की कुछ स्टेजेस बनी हुई है कि लीडरशिप कौन सी बेहतर है, किस नेतृत्व को हम कहेंगे ये सबसे सर्वोत्तम है। तो उस स्टेजेस में उसकी 7 स्टेज की लीडरशिप। नंबर 1 स्टेज है कि आप एग्जीक्यूटिव हैं, काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, काम करते रहते हैं। नंबर 2 उसके ऊपर आप मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव से थोड़ा ज्यादा पावर आपके पास आ गया। नंबर 3, 4, 5 ऐसे होती है। उनमें 7th स्टेज की जो लीडरशिप है, बाकी कभी लीडरशिप की क्लास होता हूँ, जो लीडरशिप की 7th स्टेज है, उसमें नाम नहीं बताना पड़ेगा, कुछ एक प्रतीक बताते ही आपके मन में तुरंत सारे विचार, सारी थ्योरी, सारी लीडरशिप की क्वालिटी गांधी उसी में गए। अगर केवल लाठी गांधी जी की रख दिया जाए, ऐसे टेक लगा दिया जाए, आधा कटा हुआ हाथ लगा दिया जाए, तो पहचान करने के लिए छोटा बच्चा भी बता देगा ये महात्मा गांधी की लाठी। नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, कैप्शन नहीं देना पड़ेगा, उस पिक्चर को देखते ही वो बता देगा कि ये महात्मा गांधी की लाठी। इससे और आगे किसी का फेस ना हो, केवल 2 गोल गोल चश्मे की एक डंडी बना दी जाए, कोई कलाकार बना दे, 2 सर्किल बनाया, सर्किल को जोड़ा और एक डंडी खींच दिया उसकी, तो लोग तुरंत कहेंगे ये महात्मा गांधी का चश्मा है। जो 7th स्टेज की लीडरशिप है वो यही है, जिसमें इमेजिनेशन से जो बातें हम कहना चाहते हैं वो एक छोटे पिक्चर से आपके पास उतर करके चली आती है। गांधी के बारे में जितना कुछ बताया गया उससे आगे कुछ बताने को नहीं रहता, लेकिन ये इमेजिनेशन जब आप गांधी का करते हैं तो ये इमेजिनेशन आपको बहुत कुछ देता है, एनर्जी देता है। इससे जो फोटोग्राफी से इससे एक कदम और आगे गांधी की जो यात्रा थी, उस यात्रा को
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो लोगो लगा हुआ है इसमें आत्मा वारे दृष्टव्य, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। गांधी का पूरा दर्शन, आप बन सकते हैं गांधी, हम बन सकते हैं गांधी, कोई गांधी नहीं बन सकता। गांधी पहनने के लिए कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, या गांधी को समझने के लिए पानी में कूदने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो दरभंगा में चारों तरफ पानी पानी है, यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है कोई विद्यार्थी कूद पड़े कि तालाब पार करना है, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। कूदना है तो ये जो लोगों का तालाब है, ये लोगों का जो तालाब है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, आत्मा वारे दृष्टव्य, कूदिए कूदिए, कूदते चले जाइए, गिरते चले जाइए, गिरते चले जाइए, जितना नीचे तक गिरते जाएंगे उतना ऊपर उठते जाएंगे। गिरिए इसे। इतना सुंदर लोगो वाक्य शायद किसी विश्वविद्यालय का, ये गांधी है, ये गांधी है, ये दर्शन है गांधी। तो जरूरत अगर है, बहुत लंबा पर चर्चा हम लोगों ने इस पर कर लिया है, तो आत्मा वाले दृष्टव्य की जरूरत है। ये यात्रा अगर ये शुरू करेंगे, कूदेंगे इसमें, तो निकलेंगे और बिना निकले ही निकल जाएंगे। निकलने की कोशिश नहीं करनी होगी और ज्यादा उतरने की कोशिश करनी होगी। जितना उतरते जाएंगे उतना निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, दमकते जाएंगे, चमकते जाएंगे। ये सारी यात्राएं इसी में है, सारा यात्रा इसी में है, कहीं और जाने की मैं समझता हूँ कि आज का दिन वाकई कई मानों में जो काम किए गए वो अलग हैं, लेकिन जितनी सहभागिता अपने विद्वान साथियों की, बड़े लोगों की यहाँ पर रही, विद्वानों की रही, विद्यार्थियों की रही, ये सहभागिता भी इसका 5वां प्रकल्प होगा। ये सुंदर कार्य मैं और लंबा कोई व्याख्यान, आज बहुत लंबा हो गया आपका व्याख्यान, कुछ नहीं देना चाहता हूँ आपके साथ। इसी गांधी के दर्शन में जो बहुत शेर शायरी हुई, तो गालिब की धोलाई मैं भी कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। तमाम उम्र मैं ये भूल करता रहा गालिब, तमाम उम्र मैं ये भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय प्रोफेसर ए.के. मेहता सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैथिली में एकटा कहबी छै, जे एते ऋण तैं एकटा घोड़ा की। बहुत आभार माननीय कुलपति महोदय के प्रति। अनावरण से लेकर संभाषण तक और उससे पूर्व सुबह में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा प्रभात फेरी, जब मैं विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहा था तो प्रायः MLSM कॉलेज के स्वयंसेवक बाबू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को गाते हुए, झूमते हुए विश्वविद्यालय परिसर में चहलकदमी कर रहे थे। सर्वप्रथम उन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य स्वयंसेवकों को भी आपका यह व्यवहार, आपका यह आचरण अन्य स्वयंसेवकों के लिए भी अनुकरणीय रहेगा।
आभार डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा के प्रति। वाकई जब माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के बाद सर से मैं संपर्क साधा तो सर की भावनाएं जो शब्दों में व्यक्त हो रही थी उसे मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी खुशी हुई। सर मिश्रा साहब कल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ठीक उसी दिन 10 या 15 मिनट पहले अपनी अर्धांगिनी से इस बात का चर्चा उन्होंने किया था कि देखो देश का कोना कोना और कई विदेश की धरती पर घूम आया, लेकिन जहां से मैं निर्मित हुआ हूं वहां यह अवसर नहीं मिला। और ठीक 15 या 20 मिनट के बाद माननीय कुलपति महोदय का फोन अनिल बाबू के पास गया कि आप 2 तारीख को फ्री रखिएगा। आज हम सबों के बीच उपस्थित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम सभी कितने ऊर्जावान आज हो गए। सर, तीसरा विश्वविद्यालय जो आपका विश्वविद्यालय है, आपके घर में पुनः आपके प्रति आभार। यह क्रम प्रथम ही न रहे, इस कामना के साथ पुनः पुनः आभार। यह निरंतरता में बनी रहेगी। हम जब कभी आपको याद करें, आशा करते हैं हम सभी कि आप हमें इसी तरह लाभान्वित अपने विचारों से करते रहेंगे। माननीय प्रतिकुलपति के प्रति भी आभार इस गांधी संग्रहालय और निदेशालय और विश्वविद्यालय की ओर से कि इस आयोजन के प्रति वो हमेशा मार्गदर्शन करती रही है। और संजोग है, आप सभी जानते हैं कि गांधी संग्रहालय जहां अवस्थित है उसी परिसर में माननीय का आवास है, इसलिए आते जाते भी इनकी नजर खबर लगी रहती थी और जहां कहीं भी आवश्यकता होती रही मुझे दिशा निर्देश करती रही है। माननीय के प्रति भी आभार और कुल सचिव महोदय के प्रति क्या आभार प्रकट करूं। उनकी साहित्य पक्षधरता इस बात को लेकर भी है कि जब अनिल बाबू बशीर बद्र का उल्लेख करना चाह रहे थे तो कुल सचिव की ओर देख रहे। माननीय कुलपति महोदय भी यदि गालिब को उल्लेख कर रहे तो उन्हीं की तरफ निगाह। अर्थात उर्दू साहित्य के तो निष्णात विद्वान है ही, प्रशासक भी हैं। आज हम सबों का स्वागत आपने किया, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और आभार मैं अपने तमाम अग्रज, अपने जो इस विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, हमारे 2 अभिभावक, 3 अभिभावक, राम विनोद बाबू, बैजू बाबू, विनोद बाबू, सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। प्रायः इस तरह के सारस्वत आयोजन में इस हॉल का केवल ये लाल कुर्सी ही भर पाती। आज देखिए कि अंतिम कुर्सियां भी भरी पड़ी है। कुछ अन्य कारणों से शिक्षक नहीं आ पाए, आते तो और अच्छा होता। हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं और इस सारस्वत को संगीतमय बनाया संगीत एवं नाट्य विभाग ने। उनके अध्यक्षा, पूर्वाध्यक्षा और उन बच्चों को वेद बाबू सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और जितने हमारे सहयोगी हैं। और इस संपूर्ण कार्यक्रम का एक लिखित तो अवश्य मेरा नाम आता जाता रहा है,
लेकिन नेपथ्य में रहे हैं शंभू बाबू, अखिलेश बाबू, उनके टीम, सबों के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विश्राम चाहता हूँ, फिर कभी इसी तरह के सारस्वत अनुष्ठान में हम सभी सम्मिलित होंगे। लेकिन यहाँ विदा होने से पहले हम सभी राष्ट्रगान में सम्मिलित होंगे और एक अनुरोध कि राष्ट्रगान के बाद कोई ताली न बजाएंगे, किसी तरह का नाराबाजी नहीं करेंगे। राष्ट्रगान इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। यदि कोई संगीत के बच्चे हैं तो आगे, यहाँ आ जाए, सामने आ जाए तो संजय भाई हटा, 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 हटा,